भारत श्रेष्ठ भारत बना पाएंगे हम। कर्जा की बात अगर मैं कहूं तो पिछले 14 प्रधानमंत्री हुए हैं, 67 साल के कार्यकाल में 55 लाख करोड़ का कर्जा लिए। पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 100 लाख करोड़, 3 गुना ज्यादा का कर्जा लिया हुआ है। तो कर्जा का हमने देख लिया, बैंकिंग का देख लिया, बैंकिंग की सेक्टर की हालत खराब है। आप अगर विदेशों में हमारे प्रति क्या भावना है दुनिया की, ये देखना है तो उसका सबसे सही आंकड़ा होता है कि एफडीआई कितना हुआ है, बढ़ रहा है, घट रहा है, और ये बढ़ रहा है, घट रहा है पिछले साल, इस साल, पिछले हफ्ते से नहीं, ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में रिलेटिवली हमारे कितने बढ़े, कितने घटे, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि आज हम तुलना, कंपटीशन अपने आप से नहीं कर रहे। आज हम बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया में जिससे हमको पछाड़ना है, उनको पीछे करके आगे लेके जाना है, हमें श्रेष्ठ बनना है। तो ग्लोबल एफडीआई इनफ्लो का जो शेयर है वो डिक्लाइन हुआ है। आप सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग होती है, एक क्रेडिट रेटिंग होती है। जैसे गांव में आप जाओगे, किसी को उधार देने से पहले से कहते हैं कि भाई इसको उधार मत देना क्योंकि ये तो वापस ही नहीं करता है, इसको उधार मत देना, इसके पल्ले 4 पैसे नहीं है। एक आदमी होता है बोले हाँ इसको उधार दे दो, ये आपको वापस करेगा। वो एक क्रेडिट रेटिंग होती है। आपके क्रेडिट कार्ड की भी रेटिंग होती है, देश की भी क्रेडिट रेटिंग होती है। क्रेडिट रेटिंग जिस तरीके से स्टेगनेंट है पिछले दशक में, ये स्पष्ट दर्शा रहे हैं हम पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन जाए, तीसरी इकोनॉमी बन जाए, पर विदेशों में हमारे अर्थव्यवस्था के प्रति बहुत ज्यादा लोगों में उत्सुकता नहीं दिखाई दे रही है। कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत बनेगा कैसे? अगर एक गरीब आदमी 1 लाख का लोन लेता है, 50,000 का लोन लेता है, तो उसके घर बैंक के अधिकारी पहुंच जाते हैं, कॉलर पकड़ के उससे बैंक का लोन वापस लेते हैं। दूसरे तरफ ऐसा होता है कि अगर 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ का कोई लोन लेता है तो उसका हाथ पकड़ के विदेशों में भेज दिया जाता है। ये कैसा देश है? गरीब अगर लोन लेता है उसके लिए दूसरे नियम, अमीर एक, तो मुझे भी ये लगता है कि लोन 1 लाख 2 लाख का ना लेके 1-2 करोड़ का, लाख करोड़ का लोन लो, फिर उसमें छूटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और सरकार भी हाथ पकड़ के बाहर लेके जाएगी राशि के लिए। तो यह नहीं बताई कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या, यह तो बताना चाहिए, जरूर बताना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। तो इसलिए मैं उस पर दूसरी बात नहीं कहूंगा महोदय, लेकिन वित्तीय प्रबंधन पर भी काफी लोगों ने चर्चा किया है और महत्वपूर्ण विषय भी और होना भी चाहिए। लेकिन जब आप सत्ता में थे तो आप क्या किए? जिस प्रकार से देश जान रहा है उस प्रकार से आपका मन भी जान रहा है, तो उस क्या करना चाहिए था? तो महोदय, वित्तीय प्रबंधन लगभग विपक्ष के सभी हमारे सांसद जो सरकार के तरफ के, तो जानते हैं कि हमारा वित्तीय प्रबंधन कितना बढ़ा है, लेकिन उनको भी मालूम है, बोलते नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा तुलनात्मक कहना जरूर चाहूंगा कि एसडीआरएफ में 2014 से 2004 से 2014 के बीच 38,000 करोड़ का बजट था, जो 2014 से 2024 में 3 गुना बढ़कर 1,24,000 करोड़ हो गया। पैसा तो कि राज्यों में ही नहीं गया। पहले राज्यों के पास 38,000 करोड़ रुपए होते थे, आज केंद्र सरकार राज्यों को 1,24,000 करोड़ आपके पास भेज चुकी है। आप बोलिए बोलिए बोलिए। आपदा दादा, आप सुनने के लिए तैयार रहे ना, हम आपको सुनाना भी चाहते हैं, सुनिए तो। अध्यक्ष महोदय, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर यहाँ 50 सदस्यों ने अपने विचार विमर्श किया। अपने विचार से सदन को, देश को अवगत कराया है। श्रीमान माननीय शशि थरूर जी से लेकर माननीय ब्रिज मोहन अग्रवाल जी तक लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। महोदय, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा के समक्ष 2 अगस्त 2024 को ही प्रस्तुत किया गया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम को वर्ष 2005 में संविधान की 7वीं सूची के सूची थर्ड करंट लिस्ट की एंट्री 23 के प्रावधानों को लागू करके अधिनियमित किया गया था। पिछले कई घंटों से
इस पर महान सदन में चर्चा हुई है। इस संशोधन विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर मैं जरूर माननीय सदन को बताना चाहूंगा कि यह संशोधन विधेयक केंद्र, राज्य और जिला स्तरों पर आपदा प्रबंधन संस्थानों को उनकी भूमिकाओं में स्पष्टता और एकरूपता लाकर मजबूत करने का है। महोदय, जब तक किसी की भूमिका निर्धारित नहीं होती है और सबों की अपनी भूमिका में आपदा प्रबंधन के सोच और विचार के साथ एकरूपता नहीं लाई जाएगी, तब तक आपदा प्रबंधन को मजबूत नहीं किया जा सकता। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और हाई लेवल कमेटी को भी वैधानिक दर्जा प्रदान करने का है। कई सदस्यों ने इस पर चिंता व्यक्त की, हम बात में आएंगे। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के साथ अधिनियम के प्रावधानों को ऑनलाइन करने के उद्देश्यों पर सार्थक चर्चा की है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न सरकारी संगठनों के कामकाज में अधिक ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफिशिएंसी और सिनर्जी लाने वाले ऐतिहासिक विधेयक आज महान सदन पारित करने पर विचार किया है। वर्तमान अधिनियम का इतिहास और उसकी संवैधानिक स्थिति पर भी कई लोगों ने बात रखी है, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम को वर्ष 2005 में भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिसके तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीए में, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एसडीए में, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डीडीएमए का गठन किया गया था, जो केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से आपदा प्रबंधन और उससे जुड़े मुद्दों पर कार्य करते हैं। साथ ही नेशनल डिजास्टर रिस्पांस एंड मिटिगेशन फंड और राज्य तथा जिले के स्तर पर इस तरह के फंड्स की स्थापना के प्रोविजन थे। आज बदली हुई परिस्थितियों और जरूरतों के लिए इस अधिनियम में संशोधन करना बहुत ही आवश्यक महसूस किया गया। इसके क्रियान्वयन की सीमाओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसकी समीक्षा संशोधन करने हेतु कई लोगों ने सवाल उठाया है कि इस पर विचार कम किए गए, कई और लोगों की सलाह ली जाती। उसके संबंध में मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहूंगा कि वर्ष 2011 में टास्क फोर्स मार्च 2000 का गठन किया गया, 2011 में टास्क फोर्स का, जो मार्च 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सभी स्टेक होल्डर के परामर्श के साथ साथ रिपोर्ट को तब की सरकार और सैद्धांतिक रूप में स्वीकार कर लिया गया, जो परामर्श के पश्चात हुआ है। इसके पश्चात जून 2019 में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पर कैबिनेट नोट कैबिनेट के विचार हेतु भेजा गया था, परंतु 18 मार्च 2020 को यह वापस ले लिया गया, जिसका कारण था कोविड महामारी जैसी स्वास्थ्य आपदाओं, मैन मेड डिजास्टर, आग लगने से संबंधित आपदाएं और प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम, शमन, उसके लिए तैयारी और मोचन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की फिर से विस्तृत समीक्षा की जाए, यह विचार उसमें महोदय आया था। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 के जो मुख्य बिंदु है, हमारा देश भारत पहाड़ों, मैदानों और अनगिनत प्राकृतिक विपदाओं के साथ साथ विभिन्न कृषि, जलवायु और जल मौसम जीव मंडल के कारण प्रभावित होते हैं। महोदय, अपना देश स्वाभाविक रूप से आपदाओं के प्रति संवेदनशील है और सबको संवेदनशील इसके प्रति होना भी चाहिए।
इसी उद्देश्य से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकार के अलग अलग संगठनों की भूमिका में अधिक स्पष्टता और समन्वय लाना आवश्यक है, ताकि आपदा के दौरान अधिक प्रभावी प्रबंधन किया जा सके। इस अधिनियम के पहले गठित कुछ संगठनों जैसे नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और हाई लेवल कमेटी के लिए वैधानिक प्रावधान भी किया गया था। महोदय, शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सृजन के लिए भी प्रावधान करना, एनडीएमए और एसडीएमए को अधिक प्रभावी बनाना, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस के सृजन करने के लिए प्रावधान करना भी है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के साथ अधिनियम के प्रावधानों को संरेखित करना, मोदी सरकार के नेतृत्व में डिजास्टर मैनेजमेंट अप्रोच में बदलाव जरूरत के रूप में आया और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण लाया गया है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, राहत केंद्रित तथा रिएक्शनरी दृष्टिकोण के साथ यह लाया गया है। महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय भी हुए हैं। अर्ली वार्निंग एवं पूर्व तैयारी आधारित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, पहले से तैनाती रिस्पांस फोर्स, आपदा निधि का वैज्ञानिक वितरण, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, और इन सबों पर मोदी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काफी संपूर्णता के साथ काम की है और इसके सफल परिणाम भी आए। मैं इन संशोधनों को बेहतर चर्चा के उद्देश्य से 4 श्रेणी में विभाजित करना उचित समझता हूं। एक, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरा एफिशिएंसी और सिनर्जी की बात जो मैंने कही है उस पर जोर देना। मैं इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि सारी बातें ट्रांसपेरेंसी की बात, फिर इसमें बात कही गई कि भेदभाव किए जाते हैं, पारदर्शिता नहीं है, इसके परिणाम अच्छे नहीं आते हैं, तो उत्तर के रूप में मैं जरूर इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा। महोदय, माननीय शशि थरूर जी जब इस चर्चा को प्रारंभ किए तो उन्होंने सबसे पहले एक विषय उठाया कि यह विधेयक संवैधानिक है ही नहीं, यह असंवैधानिक है, और उन्होंने एक प्रविष्टि 23 के तहत लाया गया है और इस पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आपदा प्रबंधन अधिनियम यूपीए सरकार द्वारा वर्ष 2005 में संविधान की 7वीं अनुसूची की 3rd की प्रविष्टि 23 सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा और रोजगार के तहत अधिनियमित किया गया है। प्रस्तावित आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 उसी प्रविष्टि के तहत किया जा सकता है जिसका पूरा अनुपालन हुआ है। ये प्रविष्टि सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा से संबंधित है। आपदा प्रबंधन अधिनियम संस्थागत और वित्तीय तंत्र के माध्यम से आपदाओं के प्रभाव को कम करने और राहत सहायता के माध्यम से लोगों को आपदा जोखिम से काफी हद तक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसके लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय प्राधिकरणों और सरकारी मशीनरियों को आपदा की तैयारी, मोर्चर रिकवरी और पुनर्निर्माण के साथ क्षमता निर्माण और शमन के उपाय करने की भी जिम्मेवारी दी है। महोदय, वायनाड की काफी चर्चा हुई है और कई सदस्यों ने इस विषय को उठाया है। उस पर भी मैं कहना चाहूँगा कि वायनाड निश्चित रूप से बड़ी दुर्घटना आपदा के रूप में आई और उस समय
30/7/2024 को केरल के वायनाड में भूस्खलन और अचानक बाढ़ की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। केंद्र सरकार पर आरोप है कि केंद्र सरकार वायनाड की घटना को संवेदनशीलता से नहीं ली है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से इस सदन में कई बार कह चुका हूं और माननीय गृह मंत्री जी भी स्पष्ट रूप से वायनाड के विषय में बताए हैं। और कई बार जब विपक्ष ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस विषय को उठाया है तो उसको भी उस के रूप में स्पष्टता की वायनाड में किस प्रकार से मोदी सरकार सजग रही और संवेदनशील रही। माननीय प्रधानमंत्री जी स्थिति की लगातार नजर रखे हुए थे। माननीय गृह मंत्री जी खुद मुख्यमंत्री जी से लगातार संपर्क में थे। सरकार की ओर से हर संभव सहायता समय पर प्रदान की गई है। केंद्रीय सरकार ने एसडीआरएफ के तहत और बहाली के लिए राहत के लिए आपके ही जब सुन तो लीजिए, पूरा सुन लीजिए, सुनने के बाद पूरा सुनिए। अच्छा सुन लीजिए, पहले आपकी बात को मैं बहुत तरीके से सुना हूं और माननीय मंत्री जी और वहां के रजिस्ट्रार के द्वारा ही जो रिपोर्ट किया गया था उस रिपोर्ट के हिसाब से आपदा प्रबंधन के लिए सरकार बाद में नहीं पहले ही चिंता करती है। और इस देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है, उसमें तमिलनाडु हो, केरला हो, आंध्रा हो, हिमाचल हो या छत्तीसगढ़ हो, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसके पास एसडीआरएफ फंड की राशि उसके पास उपलब्ध नहीं है महोदय। और राशि पहले दिए जाने का पहला उद्देश्य होता है कि आपदा के संकट में राशि मांगना ना पड़े और राज्यों के पास इतनी राशि उपलब्ध हो कि कोई भी आपदा है तो राज्य की सरकार उस केंद्र के पैसे के माध्यम से अपने प्रभावित लोगों को महोदय मेरे पास महोदय मैं सभा पटल पर मैं सभी राज्यों के पास कितने फंड है और एनडीआरएफ से कब मदद किया गया है, कोई भेदभाव नहीं किया गया है। मैं आपके समक्ष इस सभा पटल के समक्ष माननीय सदन के समक्ष सभा पटल पर मैं इस रिकॉर्ड को रखता हूं। अगर सुनने के लिए तैयार है तो राज भाई क्या क्या मदद की गई है और क्या क्या की गई है सबको मैं टेबल करता हूं, मैं टेबल करता हूं उसको महोदय। तब भी अगर उनको शक है तो मैं ऐसे विचार को समझाते रह जाऊंगा, लेकिन उनका न विचार बदलेगा न उनके समझ में बात आएगी। महोदय उसी वायनाड में भारत की वायुसेना लगी, उसी वायनाड में एनडीआरएफ पहुंची, उसी वायनाड में पुल बनाए गए। दिन रात राज्यों के सहयोग से, मैं राज्य के सहयोग को इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको भी मोदी सरकार के सहयोग को आपको भी स्वीकारना चाहिए। आप सब राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह संवेदनशील मामला है। और बोले हैं तो सुनने के लिए तैयार रहिए, मैं सुन तो लीजिए महोदय। मैं स्पष्ट रूप से मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड है मेरे पास, रिकॉर्ड है मेरे पास। मैं महोदय बैठिए केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के तहत और बहाली के लिए राज्य सरकार को तत्परता से धनराशि जारी किया। केरल के पास एसडीआरएफ में 394 करोड़ 99 हजार रुपए की धनराशि पहले से ही केंद्र सरकार द्वारा दी गई थी, वह उपलब्ध था। इसके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा वायनाड की आपदा के अगले ही दिन करोड़ रुपए जारी किए गए और 145 करोड़ रुपए
1 अक्टूबर को जारी किए गए। इस तरह से राज्य के पास कुल मिलाकर उसके पास 700 करोड़ से भी ज्यादा धनराशि उपलब्ध थी। 10 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी वायनाड के भूस्खलन से प्रभावित चोरलमाला मुंडकी विभिन्न क्षेत्रों में हवाई सर्वेक्षण कर प्रभावित लोगों को, अपने परिजनों को खो चुके बच्चों की सहायता के लिए नई दीर्घकालीन योजना बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वायनाड के लोगों को आश्वासन दिया था कि देश और केंद्र सरकार इस क्षेत्र में आजीविका बहाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, चाहे वहां घर हो, स्कूल हो, सड़क और संरचना हो या बच्चों का भविष्य हो। राज्य सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के इस अनुशासन के अनुपालना में अत्यधिक देरी की महोदय, और अभी भी स्थिति क्या है मैं बताना चाहूंगा। और इस घटना के कई माह तक 3.5 कोई आकलन ज्ञापन नहीं भेजा गया। मैंने 3 राज्य सरकार ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसके तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण के कार्यों के लिए 2219 करोड़ रुपए अपने अनुमान के साथ अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया हाल ही में। और जब इस पर विचार का प्रावधान होता है, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार केंद्र राज्य सरकार के राज्य की रिपोर्ट के जांच करने के तुरंत ही एक IMCT मंत्रालय टीम पुनर्प्राप्ति है और इसकी रिपोर्ट के उपरांत पुनर्निर्माण के लिए उचित केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। महोदय, प्रक्रिया में इन्होंने विलंब किया है। जैसे ही इनका ज्ञापन हुआ है, IMCT गठित की गई है और उसकी प्रक्रिया प्रारंभ है, लेकिन उनको सबको समझना होगा कि केंद्र सरकार जो सहायता देती है वह राहत सहायता है, मुआवजा नहीं है। या बार बार लोग बोलते हैं विषय राज्यों का है, लेकिन मोदी सरकार मानती है विषय राज्यों का है, लेकिन राज्यों के साथ साथ अगर आपदा आती है तो उसका दर्द केंद्र को भी होता है और केंद्र राज्य के लिए चिंतित होती है। महोदय, इन बहुत सारे विषयों पर जी कोई काम के नहीं। नहीं, आप ही पर बोलते हैं दादा महोदय, दादा 2 चिंता व्यक्त कर गए। महोदय, दादा ने 2 विषय रखा है बहुत तत्परता के साथ। एक विषय रखे, परमाणु बम का भय दिखा गए और उन्होंने कहा कि मानव जनित यह दुर्घटना है। तो आज यह भरोसा दादा आपको भी करना चाहिए, जिस प्रकार से पूरा देश कर रहा है। परमाणु बम हिरोशिमा पर गिरा था जिसकी आपने चर्चा की है। भारत हर तरह से सक्षम है, जिस प्रकार से किसी भी आपदा से सबके सहयोग से उस चुनौती को स्वीकार कर उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए लड़ती है। आज भारत को कोई एटम बम का धौंस नहीं दिखा सकता है और आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, इन्होंने कोविड पे कहा कि कोविड में केंद्र सरकार कुछ काम नहीं की। महोदय, केंद्र सरकार 14 करोड़ से भी ज्यादा, लगभग 15 करोड़ वैक्सीन का डोज दिया गया। उसमें से दादा भी 3 डोज लिए। दादा भी 3 डोज लिए। 200 करोड़ 200 करोड़ 200 करोड़ 200 करोड़ नहीं, पश्चिम बंगाल की बात हम कर रहे हैं। हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं।
माननीय मंत्री जी आप दादा नहीं, दादा यहाँ महोदय कनी मोदी जी पश्चिम बंगाल की चिंता की और दादा के बोलने के पहले बोल दी थी और उन्होंने एक आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल में पानी बिना राज्य सरकार के सूचना के छोड़ दिया गया, यही नहीं तो और दामोदर बराज कोई डैम नहीं है। इस के प्रबंधन में वेस्ट बंगाल के प्रतिनिधि होते हैं जो दामोदर, जिसकी चर्चा उन्होंने किया कि नदी का पानी छोड़ दिया गया, तो वहां कोई बराज नहीं है और वहां प्रतिनिधि जो होते हैं पश्चिम बंगाल के होते हैं। तो यह कहना कि राज्य को कोई सूचना नहीं थी जबकि वहां उसके ऑलरेडी प्रतिनिधि थे। महोदय उन्होंने एक बात और कही कि तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई राशि के लिए, तो यह नहीं बताई कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या। यह तो बताना चाहिए, जरूर बताना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। तो इसलिए मैं उस पर दूसरी बात नहीं कहूंगा महोदय, लेकिन वित्तीय प्रबंधन पर भी काफी लोगों ने चर्चा किया है और महत्वपूर्ण विषय भी और होना भी चाहिए। लेकिन जब आप सत्ता में थे तो आप क्या किए, जिस प्रकार से देश जान रहा है उस प्रकार से आपका मन भी जान रहा है, तो उस क्या करना चाहिए था। तो महोदय वित्तीय प्रबंधन लगभग विपक्ष के सभी हमारे सांसद जो सरकार के तरफ के हो तो जानते ही कि हमारा वित्तीय प्रबंधन कितना बढ़ा है, लेकिन उनको भी मालूम है, बोलते नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं थोड़ा सा तुलनात्मक कहना जरूर चाहूंगा कि एसडीआरएफ में 2014 से 2004 से 2014 के बीच 38,000 करोड़ का बजट था, जो 2014 से 2024 में 3 गुना बढ़कर 1,24,000 करोड़ हो गया। पैसा तो कि राज्यों में ही नहीं गया। पहले राज्यों के पास 38,000 करोड़ रुपए होते थे, आज केंद्र सरकार राज्यों को 1,24,000 करोड़ आपके पास भेज चुकी है। प्रावधान किया गया है, स्वीकृति उसकी है और उसका जो अंश उनको चाहिए वह प्राप्त भी करा दिया गया है। महोदय 2014 से 2024 में एनडीआरएफ फंड में मात्र 28,000 करोड़ का बजट था, जो 2014 से 2024 में 3 गुना बढ़कर 79,000 करोड़ रुपया। अब जब इन फंडों को देखेंगे तो इस फंडों में जो कुल राशि बढ़ी है वह 2014 से 2004 से 14 के बीच 66,000 करोड़ का बजट था, वह 2014 से 2024 में 3 गुना बढ़कर 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा, 3 गुना बढ़ा। मुझे ये पैसा गया कहां, राज्यों के पास गया। ये राज्यों के गया। समन फंड भी बनाया गया, उसमें भी, ताकि कई माननीय सांसद बता रहे थे कि पूर्व में, भदौरिया साहब शायद बता रहे थे और कई माननीय सांसद बता रहे थे कि पूर्व में आपदा के पूर्व में कुछ प्रबंधन होना चाहिए, तो उसके समन के लिए भी एक समन कोष का प्रावधान किया गया है, जो हम किस प्रकार से उसकी चिंता कर सके। महोदय कुछ बिहार के माननीय सांसदों ने बाढ़ पे चिंता व्यक्त की। महोदय हम आगे बैठे यही वैक्सीन की एफिकेसी है।
ये तो देश जानता है, देश को तो वैक्सीन का डोज मिला ही है लाखों करोड़ में, और देश के सैकड़ों देशों को मोदी जी का आपने वैक्सीन लगाया नहीं लगाया? वैक्सीन लेने तो रहा था ना, वैक्सीन लगाया। लोकसभा की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, लोकसभा की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। और रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड है, झूठ बोलिएगा जो उनके लोकसभा वैक्सीन लगाया था आपने? समाप्त हो जाएगी। तो दादा आपने वैक्सीन लगाया था ना? बिल्कुल ठीक होना। बाढ़ की चिंता बिहार के कई माननीय सांसदों ने चिंता व्यक्त की थी। बिहार बाढ़ प्रभावित है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार के बाढ़ की चिंता की गई। जब मैं आगे बताऊंगा कि पूरे देश में बाढ़ के इलाकों के लिए किस प्रकार से मोदी सरकार ने काम किए, आगे बताएंगे। अभी खाली बिहार के बिहार के बाढ़ के रोकथाम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11,000 करोड़ रुपए दिए, 11,000 करोड़, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यों के माध्यम से बाढ़ पर नियंत्रण। ये सुनते कम में ऐसी बात महोदय, हर राजनीति बताओगे? महोदय, मैं अब समापन की ओर हूं, लेकिन मोदी सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया है, उन कदमों से, उन पहलों से इनके सारे शंका का समाधान भी है और इनकी चिंता भी दूर हो जानी चाहिए। और सबको मिलकर, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं कि आपदा हो, चाहे देश के विकास का मामला हो, देश की एकता अखंडता का मामला हो, उस सब को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। और कोविड आपदा में तो उन्होंने माना भी कि सबका उसमें सहयोग रहा है। महोदय, यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में, मैं इसलिए बताना चाहूंगा कि आपको भी गर्व होगा और पूरे देश को गर्व है और पूरे दुनिया ने जिसकी सराहना की है, 2016 में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए 10 सूत्री एजेंडा दिया था। और मैं इसकी चर्चा सर महोदय इसलिए कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि कई लोगों ने कहा था कि हमारे घरेलू अनुभव का उपयोग होना चाहिए। इस 10 सूत्री एजेंडा में वह भी है, इसमें महिलाओं की सहभागिता भी है, इसमें डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के सिद्धांतों के जो विकास के सिद्धांत है सभी क्षेत्रों के, उसकी भी चिंता की गई है। यहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनी और राज्यों तक सभी के लिए रिस्क कवरेज सुनिश्चित किया गया है। इसमें महिलाओं की लीडरशिप को भी और उसकी भूमिका को भी सुनिश्चित की गई है। जी मोबाइल नहीं स्तर पर प्रकृति और आपदा के जोखिम को समझने के लिए रिस्क मैपिंग में निवेश किया गया है। महोदय, यहाँ आपदा संबंधी विषयों पर कार्य करने के लिए विश्वविद्यालयों का नेटवर्क खड़ा किया गया है। यहाँ हम उसके लिए प्रचार प्रसार भी करते हैं और जो घरेलू अनुभव है उसका अध्ययन करके उससे सीखने और उसको आपदा के प्रबंधन में लाने के लिए भी मोदी जी के उस संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। सभापति अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदा को प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है, इसलिए उस सिद्धांत को भी अपनाया गया है। महोदय, यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के आपदा प्रबंधन में जीरो कैजुअलिटी अप्रोच को अपनाए हैं और प्रधानमंत्री जी के डिजास्टर रियलेंट भारत के विजन के अनुकूल है। पहले चक्रवात में दादा हम देख रहे थे, हम एनडीआरएफ के कंट्रोल रूम में देख रहे थे, पश्चिम बंगाल को कहा गया था कि आफत आती तूफान आने वाला है, कलकत्ता पे प्रभाव जाएगा,
बिजली काट दीजिए, और आप बिजली नहीं काटे और उसमें 4 लोगों की जान चली गई। तो जिम्मेदार कैसे सुनते तो है नहीं महोदय। और चक्रवात में 98% के मानव नुकसान महोदय, चक्रवात से जान का जो नुकसान हजारों में होता था, इन्होंने सबने मंत्री जी ने 5 घंटे सुना है, तो 5 घंटे तो बोलेंगे ना वे। अच्छा महोदय, अरे काय को आप 5 घंटे सुना है तो 5 घंटे ना महोदय। जब प्रश्न किया जा रहा है, आप बोलिए, पूरा बोलिए, एक एक जवाब दीजिए। जब प्रश्न किया जा रहा था तो मैं उठकर कोनी मोदी जी को बताया था कि आप जवाब सुनने के लिए तैयार रहिएगा, जितना आप प्रश्न करेंगे उतना संतुष्ट मैं जरूर करूंगा अपने उत्तर के माध्यम से। अगर आप यह कह दीजिए कि हम संतुष्ट हैं तो मैं जय हिंद भारत बोलकर, मोदी जी की जय बोलकर भाषण समाप्त कर देता महोदय। तो मैं कह रहा था कि चक्रवात में जितने जान की नुकसान होती थी, मानव नुकसान होता था, उसमें 98% की कमी आई। महोदय, एनडीआरएफ के विषय में भी यहाँ माननीय कई सदस्यों ने कहा, एनडीआरएफ के 4 बटालियन बढ़ाए दिए गए हैं, अब 16 बटालियन है और देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है, और उसकी उपलब्धि यही नहीं है, देश विदेश तक। महोदय चूंकि कितने चैप्टर में इनका प्रश्न है, इसलिए जो चैप्टर खुलता है उस चैप्टर के माध्यम से हम माननीय सभी सदस्यों के प्रश्न का उत्तर देना मैं मुनासिब समझता हूं महोदय। और बटालियन में बहनों को भी सहभागिता में दिया गया है महोदय। आपदा प्रबंधन में के क्षेत्र में नहीं सर महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप उठाकर देखिए, इन्होंने भारत के आपदा प्रबंधन को राष्ट्रीय स्तर पर क्या मान्यता है, इस पर इन्होंने बात कही थी, मैं उसका उत्तर देना जरूर चाहूंगा महोदय। आपदा प्रबंधन में भारत के डिजास्टर मैनेजमेंट, मोदी जी का वह वाक़ा वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आत्मसात करते हुए इस क्षेत्र में काम किया गया है। मैं 2015 में मैत्री ऑपरेशन हुआ, नेपाल के भूकंप के संदर्भ में 2018 में ऑपरेशन समुद्र मैत्री हुआ, इंडोनेशिया के संदर्भ में ऑपरेशन दोस्त हुआ, भूकंपग्रस्त तुर्की और सीरिया के आपदा के समय 2023 में ऑपरेशन करुणा हुआ, जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मोका के दौरान म्यांमार जो प्रभावित हुआ उसके लिए कदम उठाए गए, और ऑपरेशन सद्भाव जब वियतनाम में तूफान यागी आया उस समय ऑपरेशन सद्भाव किया गया। महोदय सुनिए भाई, हम लोग यही नहीं, भारत में मैन मेड डिजास्टर, महोदय शौकत बाबू बोल रहे थे, मैन मेड डिजास्टर के संबंध में पूरे विश्व में फंसे अपने नागरिकों को तथा इस डिजास्टर से ग्रसित देशवासियों की सहायता के लिए 2015 में ऑपरेशन राहत चला, 2016 में ऑपरेशन संकट मोचन, और कोविड के समय में वंदे भारत मिशन के तहत काम किया जा रहा है, और 2020 में ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना द्वारा ईरान, मालदीव, श्रीलंका से 4000 भारतीयों को सुरक्षित अपने देश में लाया गया। ऑपरेशन देवी
शक्ति के तहत अफगानिस्तान में ये लोग समर्थन करते हैं उसका। अफगानिस्तान से 8,000 भारतीयों को और साथ में वहां कुछ अन्य देश के नागरिकों को भी सुरक्षित भारत लाया गया, जो भारत से फिर अपने देश में सुरक्षित गए। 2022 में ऑपरेशन गंगा हुआ। हरिद्वार से गंगा सागर तक ही गंगा नहीं जाती है। गंगा महोदय, ऑपरेशन गंगा के तहत जब यूक्रेन से 18,000 भारतीय नागरिकों को, खासकर विद्यार्थियों को 90 स्पेशल फ्लाइट से सुरक्षित भारत वापस लाया गया। ऑपरेशन कावेरी के तहत युद्धग्रसित सूडान से 4,000 भारतीयों और विदेशी नागरिकों को 18 स्पेशल फ्लाइट के द्वारा सुरक्षित वापस लाया गया। ऑपरेशन अजय अध्यक्ष महोदय, इजराइल हमास युद्ध के समय 1,300 से अधिक भारतीयों को 6 स्पेशल फ्लाइट से भारत उसको वापस लाया गया। इसलिए और महोदय, इन सारे हजारों भारत के लोगों को लाया गया, इसमें हर राज्य के और हर क्षेत्र के लोग थे महोदय। G20 के समय भारत की पहल G20 में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के संबंधित एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। इस टास्क फोर्स की 2 गंभीर बैठकें भी हुई है, 2 महत्वपूर्ण बैठकें भी है। आपात स्थितियों से निवारण रोकथाम के लिए उत्तरदायी महोदय, मैं जो बोल रहा हूँ उससे उठाए प्रश्न को बोल रहा हूँ। आज यहाँ संघाई सहयोग संगठन के विषय में इन लोगों ने बात रखी थी। आपात स्थितियों के निवारण और रोकथाम के लिए उत्तरदायी संघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों के विभाग प्रमुखों की बैठक भारत में हुई और इस पर भारत को गर्व होना चाहिए। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अध्यक्ष महोदय, आपदा प्रबंधन में भारत के वैश्विक नेतृत्व का एक बड़ा उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 23 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट एक्शन समिट में महोदय रखी गई। अब तक 40 देश और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने CDRI की सदस्यता की है। वैश्विक स्तर पर भारत की नीति की स्वीकारता को दर्शाता है। महोदय, यहाँ बहुत जगह कहा गया कि इसमें सामाजिक संगठनों को भी जोड़ना चाहिए। अन्य सदस्यों की तरफ से कहा गया था